नमस्कार। रस सिंहासन आईएएस एकेडमी में आप सभी दर्शकों का, स्टूडेंट का एवं सभी स्पर्धात्मक परीक्षाओं का जो दे रहे स्वागत है। और आज रोज की तरह आज के क्लास में पंचायती राज भाग 2 पे चर्चाएं शुरू है। जैसे कि हमने देखा, भारतवर्ष में पंचायती राज ये ग्रामीण लोगों के समुदाय के विकास के लिए रचा हुआ एक मेथडोलॉजी थी, जो भारतीय संविधान के 7वें अनुसूची में हर घटक राज्य को जिम्मेदारी सौंपा दी गई है। वो जिम्मेदारियां हर घटक राज्य 1992 के बाद पंचायती राज को संवैधानिक दर्जा प्राप्त होते ही सभी घटक राज्यों ने, भारत देश के अंतर्गत रहने वाले वे सभी घटक राज्यों ने अपने अपने राज्य में पंचायती राज स्थितियां शुरू कर दी। कल के क्लास में हमने देखा था कि कौन कौन सी कमेटियां की ओर से उसके लिए विविध तरह की स्थितियां दर्शाई गई थी, जो एक बेहतर कल के लिए हो। उसी प्रकार आज पंचायती राज भाग 2, इसमें कुछ प्रकार के मुद्दे शामिल हुए हैं। जरा देखते हैं हम। पंचायती राज व्यवस्था, ग्रामीण की चुनाव प्रक्रिया है। ये पॉइंट हम थोड़ा विस्तार से देखते हैं। पंचायत राज व्यवस्था में ग्रामीण की चुनाव प्रक्रिया है। पंचायत राज व्यवस्था अपने अपने स्टेट गवर्नमेंट ने अपने अपने जरिए से शुरू कर दी है, जिसके लिए पंचायत राज व्यवस्था में सबसे जमीनी स्तर पर सबसे पहली पहल जहाँ से शुरू होती है वो होती है ग्राम सभा। गांव का गठन या गांव की कुछ लोक संख्या, एक गांव का गठन जिसे ग्राम सभा कहलाया जाता है। और ग्राम सभा के साथ साथ एक ग्राम पंचायत, पंचायती राज की सबसे जमीनी लेवल की संस्थाएं होती है, जो ग्रामीण स्वशासन हेतु निर्मित करते हैं, जिसके ऊपर राज्य घटक राज्य का नियंत्रण होता है उनके मशीनरी द्वारा। ये किस प्रकार से ग्राम पंचायत की चुनाव प्रक्रिया होती है, इसके लिए स्टेट गवर्नमेंट ने राज्य निर्वाचन आयोग की स्थापना की गई है। जो राज्य निर्वाचन आयोग अपने अपने घटक राज्य में, जिसका मुखिया राज्यपाल जी की ओर से नॉमिनेटेड किए जाते हैं। इलेक्शन कमिश्नर, चुनाव आयुक्त, स्टेट राज्य निर्वाचन आयोग का इलेक्शन कमिश्नर राज्यपाल जी की ओर से नियुक्त किए जाते हैं, जिनके तहत, जिनके मशीनरी के तहत पूरी मात्रा में पंचायती राज व्यवस्था की चुनावी प्रक्रिया दर्शाई गई है। अब सबसे पहले हम देखते हैं ग्राम सभा। ये गांव के कुछ लोगों के समूह का गठन, जिसे ग्राम सभा कहते हैं। ये ग्राम सभा वो होती है जिनकी उम्र गांव वालों की 18 साल पूरी हो चुकी हो और वही गांव में मतदाता सूची में उसका नाम आया हो, ये हो गई ग्राम सभा। उसके बाद गांव से ही, जहां पे मिनिमम ग्राम पंचायत के लिए अपने अपने स्टेट की गवर्नमेंट अलग अलग तरीके से काम करते हैं, लेकिन लगभग 600 पब्लिक क्वांटिटी से लेकर 20,000 क्वांटिटी तक ग्राम पंचायत की स्थापना की जाती है। अब 6,000
600 पब्लिक क्वांटिटी जहाँ पे होगी वहाँ से शुरुआत होती है ग्राम पंचायत, जो पंचायत राज व्यवस्था के सबसे निचला और पहला स्तर है। 600 से लेकर 20,000 तक, कहीं 15,000 तक ऐसे ग्राम पंचायत की रचनाएं लोक संख्या के मुताबिक होती है। उसके लिए यद्यपि मान लीजिए किसी ग्राम की संख्या 600 नहीं बनती, ऐसे समय एक के अलावा और गांवों की लोक संख्या कुल मिला के 600 लोक संख्या का प्रमाण मानकर उसे ग्राम पंचायत बनाया जाता है, जिसे गट ग्राम पंचायत कहलाया जाता है या समूह ग्राम पंचायत कहलाया जाता है। इसके बाद इसकी चुनाव प्रणालियों में निर्वाचन आयोग राज्य की ओर से तहसीलदार के जरिए से, संबंधित एरिया के तहसीलदार के जरिए से वार्ड डिवाइड किए जाते हैं या वार्ड बनाए जाते हैं। जिस वार्ड में जितनी लोक संख्या होगी उन कॉन्स्टिट्यूशन में से एक रिप्रेजेंटेटिव ग्राम पंचायत में चुनकर जाता है। ऐसा 600 लोगों की अगर संख्या होगी तो लगभग वहाँ पे 7 रिप्रेजेंटेटिव निर्वाचित किए जाते हैं या लोगों की ओर से प्रत्यक्ष वयस्क मतदारों द्वारा चुने जाते हैं शेष वाले में। और शेष संख्या 7 रिप्रेजेंटेटिव की संख्या से लेकर 17 सदस्य दल ग्राम पंचायत लेवल तक होते हैं। जैसा कि मान लीजिए 15,000 लोक संख्या मिला के एक ग्राम पंचायत बनी है, वहाँ पे लगभग 17 सदस्य लोगों के द्वारा चुनकर भेजे जाते हैं। ये हो गई ग्राम पंचायत की चुनाव प्रक्रिया है, जिसका चुनाव प्रक्रिया तंत्र राज्य निर्वाचन आयोग के द्वारा तहसील के जरिए से या और इलेक्शन ड्यूटी ऑफिसर के जरिए से किया जाता है, तथा जिन वो मतदाता सूची में जिनका नाम हो, जिनकी 18 साल उम्र पूरी हो चुकी हो, वो संबंधित गांव के रिप्रेजेंटेटिव को अपना वोट देते हैं और चुनवा कर भेजते हैं। ये हो गई निवड प्रक्रिया है। इसी प्रकार पंचायत समिति ये दूसरा होता है। पंचायत समिति दूसरी होती है, दूसरा स्तर होता है जो ग्राम एवं जिला परिषद के बीच में विशेष तौर पर कार्य करता है, दुआ समझकर कार्य करता है। तो पंचायत समिति में रिप्रेजेंटेटिव मिनिमम 20,000 पीपल के ऊपर बैठता है। पंचायत समिति जिसे गट कहलाया जाता है, तालुका लेवल पे जितने भी गट होंगे उस गट में से हर रिप्रेजेंटेटिव चुनाव के जरिए से पंचायत समिति में जाता है, जिसकी वो रिप्रेजेंटेटिव उसकी अर्हताएं होती है, जैसा कि उसके 21 साल पूरे हो चुके हो। दूसरी बात, वो गट में वो पंचायत समिति के अंतर्गत आने वाले निर्वाचन क्षेत्र में उसकी मतदाता सूची में नाम निर्दिष्ट हो। उसके बाद इसी प्रकार से तीसरा पंचायती राज व्यवस्था का तीसरा स्तंभ है, जिसे जिला परिषद कहलाया जाता है। जिला परिषद की संख्याएं एक गट में से, 2 गट में से एक गट बनता है। जैसा कि जिला लेवल पातळी पे जितनी भी तालुका होगी, गट होगी, लगभग 40,000 पीपल वोट संख्या के ऊपर जिला परिषद का एक रिप्रेजेंटेटिव बनता है। और जिला
परिषद रिप्रेजेंटेटिव के लिए भी अर्हता है उम्र की 21 साल पूरी हो चुकी हो, जिस क्षेत्र से चुनाव में खड़े हैं उस क्षेत्र की मतदाता यादी में उसका नाम नॉमिनेटेड होना जरूरी है। उसके बाद जिला परिषद सदस्य की चुनाव प्रक्रिया इस प्रकार से होती है। अब मुद्दा दूसरा देखते हैं हम, उम्मीदवार की अर्हता है। उम्मीदवार की अर्हता है, सीधी सीधी बात है, जिस संस्था के लिए, ग्राम पंचायत के लिए, पंचायत समिति के लिए, जिला परिषद के लिए जिस क्षेत्र से वो चुनाव लड़ेगा, सबसे पहला यह है कि उसकी उम्र 21 साल पूरी हो चुकी हो। दूसरी बात, संबंधित एरिया का रहवासी हो, सिटीजन हो। तीसरी बात, किसी भी भ्रष्टाचार के आरोप न लगे हो या फिजिकली फेलियर ना हो। चौथी बात, वहां का रहवासी हो। इसके बाद देखते हैं हम पंचायत का कार्यकाल खंड। मुद्दा क्रमांक 2, पंचायत का कार्यकाल खंड। अब पंचायत राज में बहुत सारे घटक राज्यों ने 3 स्तरीय संस्थाएं का निर्माण किया है, और वो उसमें से सबसे पहला होता है ग्राम पंचायत। ग्राम पंचायत, ग्राम पंचायतन, गोवन, लगे कुछ नाम अपने अपने घटक राज्यों ने इस संस्था को दिए गए हैं। ग्राम पंचायत का कार्यकाल खंड हर स्टेट ने 5 साल का रखा है। जो भी चुनाव प्रक्रिया के द्वारा हमारे रिप्रेजेंटेटिव वहाँ पे भिजवा कर जनता भेजती है, वो संस्था का कार्यकाल खंड वो ग्राम स्तर पर ग्राम पंचायत के अंतर्गत आने वाले वे सभी क्षेत्र के अंतर्गत 5 साल तक कार्यरत रहते हैं। और 5 साल के कार्यकाल खंड में 5 साल के कार्यकाल खंड में क्या उद्देश्य था या किस लिए वो संस्थाएं बनाई गई है, सामुदायिक विकास कार्यक्रम की ही प्रेरणा लेते हुए जनता जनार्दन के हितोपदेश, जिसमें सामाजिक कल्याण हो, जनता का आर्थिक स्थितियां निरंतर आगे बढ़ती रहे, एवं अच्छी तरह से समृद्धता पूर्वक जीवन यापन, सार्वजनिक तौर पर सभी सुख सुविधाएं जो ग्राम पंचायत के स्तर पे की जा सकती है, जिसके आर्थिक स्थितियों के मुताबिक ग्राम पंचायत की आर्थिक स्थितियां जिस प्रकार से होगी उस प्रकार से संबंधित ग्राम पंचायत एरिया के अंतर्गत रहने वाले समुदाय को सार्वजनिक तौर पर जो सुविधाएं होती है उसकी पूर्ति की जाएगी। ये हो गया पंचायत का कार्यकाल खंड 5 साल का, पंचायत समिति का भी कार्यकाल खंड 5 साल का, और जिला परिषद का भी कार्यकाल खंड 5 साल का होता है। इसके बाद देखते हैं ये संभालता कौन है। तो सबसे पहले ग्राम पंचायत। ग्राम पंचायत में चुनाव द्वारा वार्ड में से मेंबर आते हैं चुनकर, और अपने अपने घटक राज्य सरकार ने जिस प्रकार से राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा ग्राम पंचायत के पदाधिकारी की संरचनाएं बनाई हुई हैं, जैसा कि सभी वार्ड में से चुनाव होकर ग्राम पंचायत सदस्य आ गए। दूसरी बात, किसी घटक राज्यों ने ग्राम पंचायत का प्रमुख जिसे सरपंच कहलाया जाता है वो डायरेक्टली सरपंच पद के लिए ही चुनाव में खड़े रहते हैं, और वो ग्राम पंचायत क्षेत्र के अंतर्गत आने वाला वो सभी लोगों का समूह या मतदाता डायरेक्टली उन्हें मतदान करके
सरपंच पद को मतदान करके वो उम्मीदवार को डायरेक्टली चुनाव द्वारा भेज दिया जाता है। तो सरपंच लोगों में से भी चुनाव कराता है। इसके पहले जो ग्राम पंचायत के सदस्य जिसे पंच कहलाया जाता है, वो पंचों में से ही एक उम्मीदवार सरपंच पद के लिए खड़ा करते थे और 7 सदस्यों में से या 15 सदस्यों में से जो भी स्थितियां हो उनमें से उनको चुनाव में मतदान करते थे अंतर्गत और वो चुनकर सरपंच पद पर विराजमान होता था। लेकिन अब स्टेट गवर्नमेंट ने कही है ऐसा कि डायरेक्टली सरपंच पद का चुनाव डायरेक्टली लोगों के द्वारा किया जाता है। तो सरपंच ग्राम पंचायत का प्रमुख होता है जिसका कार्यकाल खंड घटक राज्यों के द्वारा तय किया जाता है। कहीं ये 5 साल का है, हो सकता है कहीं नहीं भी होगा। उसके बाद दूसरा उसके साथ में असिस्टेंट रहता है उप सरपंच। वो उप सरपंच सदस्यों में से ही मतदान द्वारा उसे चुनाव कर लिया जाता है। जो उप सरपंच है वो पंचों द्वारा, पंचों का मतलब ग्राम पंचायत में चुनकर आए हुए वे सभी सदस्य जिनमें से उप सरपंच पद की नियुक्ति की जाती है वोटर्स द्वारा, सदस्य के वोटिंग द्वारा। ये हो गए 2। और तीसरी बात, ग्राम पंचायत को संभालने हेतु घटक राज्यों में ग्राम सेवक जिसे चिटनेस भी कहलाया जाता है, यह ग्राम पंचायत अधिकारी ये नाम से अभी देना शुरू हो चुका है। ऑफिशियली टोटल चिटनेस की कर्तव्य जो होती है वो ग्राम पंचायत अधिकारी संभालते हैं। ग्राम पंचायत के सरपंच जी ग्राम पंचायत का सभा का अध्यक्षस्थान स्वीकार करते हैं। सभा को बुलाना, गांव के लिए कौन सा काम करना है उसके बारे में सभी सदस्यों की, पंचों की मीटिंग लेना, या ग्राम पंचायत के लिए आर्थिक स्थितियां जमावड़ा किस तरह से किया जाएगा, आर्थिक बजट किस तरह से देना है, ये भी काम सरपंच जी प्रमुखता के तौर पर करते हैं। और उनके अनुपस्थिति में, उनके गैर हाजिरी में उप सरपंच जी उनका काम संभालते हैं। और इस सभी का लेखा जोखा रखने का कार्य ग्राम पंचायत अधिकारी, जिसे पहले ग्राम सेवक कहलाया जाता था, चिटनेस भी कहलाया जाता था, अभी ग्राम पंचायत अधिकारी संभालते हैं। ये हो गया ग्राम पंचायत का कार्यकाल खंड, संभालने वाले वे सभी दर्जे वो लोग। यो इसके बाद हम देखते हैं ग्राम पंचायत के आर्थिक स्रोत क्या होते हैं। ग्राम पंचायत के आर्थिक स्रोत केंद्र शासन द्वारा पुरस्कृत कुछ विविध योजनाएं, राज्य सरकार द्वारा पुरस्कृत कुछ आर्थिक योजनाएं, जन कल्याण योजनाएं, जिला विकास मंच द्वारा आए हुए कुछ अनुदान तथा स्थानिक लेवल पर चुंगी कर, मनोरंजन कर, घर कर, पानी पट्टी कर, यौन कुछ हिस्सा तालाब है, इसमें से उनके पास आर्थिक स्रोत होता है। बाद में बात रही पदाधिकारियों की वेतन की या भत्ते की, तो सरपंच जी के लिए 6,000 से लेकर 10,000 तक मानधन प्राप्त किया जाता है। जैसा कि छोटी ग्राम पंचायत होगी 1500 के नीचे, उसके लिए 6,000 मानधन सरपंच जी का और आधा हिस्सा उप सरपंच जी का होता है। दूसरी बात,
और इनका जो सचिव होते हैं, ग्राम पंचायत अधिकारी होते हैं, इनका वेतन जिला निधि से होता है, जो जिला परिषद के सीओ के अंतर्गत आता है। ये हो गई ग्राम पंचायत। और ग्राम पंचायत का जब आर्थिक स्थिति का लेखा जोखा जांचने के लिए जिला परिषद से जो सीईओ जी होते हैं, उनके द्वारा नाम निर्दिष्ट अधिकारी जाकर देखते हैं और एक विशेष मर्यादा से ज़्यादा अगर आर्थिक उत्पन्न होगा तो स्थानीय लेखा निधि के द्वारा जांच की जाती है उनके हिसाब का। ये हो गई हमारी पंचायत राज की सबसे छोटी वाली संस्था ग्राम पंचायत। अब दूसरी बात देखते हैं, हमारी दूसरी स्टेप कौन सी होती है? पंचायत समिति, गट पंचायत, पंचायतन, जैसा कि तालुका लेवल पे होती है, जिसके रिप्रेजेंटेटिव आपने देखा है 20,000 पब्लिक के ऊपर एक रिप्रेजेंटेटिव बनता है। ऐसे बहुत सारे गट होते हैं एक तालुका लेवल पे। अब इसमें देखिए इनका भी चुनाव राज्य चुनाव आयोग द्वारा किया जाता है और इनके रिप्रेजेंटेटिव की उम्र मिनिमम 21 साल हो, जो संबंधित एरिया का मतदाता सूची में नाम निर्देशित हो और जिन्होंने सामाजिक कार्य में, सोशल वर्कर में बहुत सारे रुचियां भी हो और फिजिकली फिट हो। ये लगभग ऐसी स्थितियां होती हैं। और पंचायत समिति के लिए चुनाव होने के बाद जितने रिप्रेजेंटेटिव चुनकर आते हैं, एक तहसील के अंतर्गत आने वाले गठ जितने भी होते हैं, उनके मुताबिक विविधतापूर्वक इसकी स्थितियां, गठों की स्थितियां संबंधित जिला कलेक्टरों द्वारा निर्धारित की जाती है कि कौन सा गठ कितने लोक संख्या का हो। या ऐसा मानकर चलिए कि गठ निर्धारण पद्धतियां या सूचियां संबंधित जिला कलेक्टर द्वारा की जाती है पंचायत समिति के सदस्यों के लिए। अब पंचायत समिति सदस्य का चुनाव सीधे लोगों में से होता है। अपने गठों के अंतर्गत रहने वाली जनता जो प्रौढ़ मतदाताओं द्वारा, वयस्क मतदाताओं द्वारा, जिनकी उम्र 18 साल पूर्ण हो चुकी हो और रिप्रेजेंटेटिव की उम्र कम से कम 21 साल पूरी हो चुकी हो, ऐसे में से पंचायत समिति पे आए हुए सभी सदस्यगण, अब इनमें से पंचायत समिति चलाने के प्रमुख पदाधिकारी 3 होते हैं। पहले होते हैं माननीय सभापति जी, दूसरे होते हैं माननीय उप सभापति जी और तीसरे होती है ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर, जिसे बीडीओ कहलाया जाता है। अब जरा देखते हैं विस्तार से। सभापति जी की नियुक्ति गठों में से पंचायत समिति के ऊपर जितने चुनकर आए हुए रिप्रेजेंटेटिव है, उनमें से ही जिस पार्टी को ज़्यादा बहुमत प्राप्त हुआ है, ज़्यादा लोग जिस पार्टी के चुनकर आए हैं, या ऐसी कोई भी पार्टी नहीं जिसका पूरी मात्रा में ज़्यादा सभापति बनेगा, ऐसे समय कोलैबोरेशन किया जाता है अन्य पार्टी से। सभी मिला के उनके द्वारा ही मतदान करके सभापति जी की चुनाव प्रक्रिया पूरी की जाती है, सभापति पद दिलाया जाता है। जो चुनकर आए रिप्रेजेंटेटिव है, उन्हीं में से किसी को खड़ा करके उन्हें मतदान करके उन्हें सभापति पद पर पहुंचा दिया जाता है। दूसरी बात, उपसभापति का भी चुनाव लगभग इसी तरह होता है। तीसरी बात देखते हैं हम बीडीओ, जिसे पंचायत समिति के सेक्रेटरी भी कहलाए जाते हैं और महत्वपूर्ण पद होता है उनका भी। पंचायत समिति में बीडीओ की नियुक्ति
राज्य शासन द्वारा की जाती है और निवड जो एमपीएससी स्टेट लोक सेवा आयोग द्वारा की जाती है, जिन्हें पंचायत समिति के पूरे कामकाज संभालना पड़ता है, जैसा कि आए हुए शासन की निधियां, स्थानिक लेवल पे आए हुए करों की निधियां, एजुकेशनल एवं वर्किंग, सोशल लेवल की वर्किंग, पब्लिक वेलफेयर की वर्किंग, इसके बाद में उनके अंतर्गत जितने भी अधिकारी होते हैं उनके ऊपर नियंत्रण, ये सभी बातें वीडियो के जरिए से किया जाता है। और गढ़ के अंतर्गत आने वाले जितने भी ग्राम पंचायतें हैं या जितने भी गाँव हैं उनके लिए समान निधि बटप, जिला परिषद से आया हुआ निधि उसमें से समान निधि बटप, जिससे भी हो, केंद्र शासन से हो, राज्य सरकार से हो या जिला परिषद से हो, तथा सभापति जी ने मंगवाई हुई जो भी नॉलेज कार्यभार का अपने एरिया का उन्हें सौंपना पड़ता है, उन्हें देना पड़ता है। ये हो गई बीडीओ जी की कार्य स्थितियाँ। बीडीओ जी का वेतन राज्य निधि से किया जाता है, जिला निधि से किया जाता है। इससे जिला निधि से किया जाता है और एमपीएससी के द्वारा यहाँ पे आकर काम पे लग जाते हैं। तीसरी बात देखते हैं हम सभापति जी का कार्यकाल खंड, सभापति जी का कार्य एवं उप सभापति जी का कार्य। यद्यपि सभापति पंचायत समिति से चुनकर आए, वो पूरे पंचायत समिति के अंतर्गत सभी विषयों पे अपने कंट्रोलिंग पावर के जरिए से कंट्रोल कर सकते हैं। हर काम में वो देख सकते हैं, हर काम के बारे में उस क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले सभी स्थितियां, सभी विषय के संदर्भ में बीडीओ जी से वो नॉलेज मांग सकते हैं, माहिती मांग सकते हैं। दूसरी बात, पंचायत समिति की जब सभा होती है तो सभा का अध्यक्ष पद माननीय सभापति जी निभाते हैं। सभापति जी जिला परिषद एवं ग्राम पंचायत इन दोनों के बीच में होते हैं। सभापति जी के पास यद्यपि किसी ग्राम पंचायत के सरपंच ने अपना रेसिग्नेशन देना चाहा तो उन्हीं के पास उन्हें देना पड़ता है, और वो सभापति जी अपने गढ़ के अंतर्गत आने वाले जितने भी ग्राम पंचायतें होंगी उसके ऊपर भी कंट्रोलिंग पावर अपना सकते हैं और अपने एरिया में आए हुए जितने भी समूह है, जितने भी लोग हैं, जितने भी गाँव हैं, वहाँ के लिए शासन की ओर से प्राप्त होने वाली या आने वाली कुछ कल्याणकारी योजनाएं किस प्रकार से चलाई जा रही है वो देखने के बाद दिशा निर्देशित भी कर सकते हैं। सभापति जी का पावर बड़ा होता है। उसके बाद उनके वेतन, सभापति के जी के वेतन लगभग 10,000 15,000 तक होते हैं और वो अपने अपने घटक राज्य के मुताबिक होते हैं। और उप सभापति जी के वेतन 12,000 से लेकर 8,000 तक होते हैं और सभापति जी के वेतन 10,000 से लेकर 15,000 के बीच में होते हैं। इसके बाद देखते हैं हम, यद्यपि पंचायत समिति के ऊपर किसी कारणवश अविश्वास प्रस्ताव लाया गया तो इसकी क्या विधियां होती है। किसी कारणवश हो सकता है कि पंचायत समिति के सभापति के ऊपर
अविश्वास ठहराव लाया जाता है। उस सम्मत होने के लिए किमान सदस्यों की 2/3 संख्या का जितने भी पंचायत समिति में सदस्य चुनकर आए हैं उसमें से 2/3 2/3 लोगों का आवेदन प्राप्त होना चाहिए। उसके बाद प्रस्ताव के लिए जिला कलेक्टर द्वारा निर्वाचित अधिकारी अविश्वास ठहराव का कामकाज संभालेंगे। 2/3 होने के बाद ठहराव पारित करने के लिए संबंधित सभागृह में जितने भी सदस्य संख्या है उसमें से 1/3 ठहराव पारित करने के लिए सपोर्टर वोटर्स होना चाहिए, तब उनका ठहराव पदच्युत के लिए हो जाता है, पद समाप्त होता है। और उन्हें अगर रिजाइन देना है तो उनका रिजाइन जिला परिषद के अध्यक्ष के पास भेजना पड़ेगा। इस प्रकार से सभापति जी, उप सभापति जी की भी यही रचनाएं होती हैं। उसके बाद में देखते हैं और तीसरा घटक पंचायत समिति से लेवल पे बीडीओ का, तो बीडीओ की निर्मित, बीडीओ पद की निर्मित या बीडीओ की ड्यूटी पे लगाना ये राज्य सरकार का काम है। राज्य सरकार की ओर से सब कुछ उनका होता है। चलो इसके बाद देखते हैं हम तीसरा दर्जा जो उच्च लेवल पे होता है वो होता है जिला परिषद। अब जिला परिषद क्या होती है? जिला परिषद टोटल एक जिला के अंतर्गत आने वाले सभी ग्राम पंचायत सभा, ग्राम पंचायत, गांव पंचायत समिति के अंतर्गत आने वाले सभी गांव, ये मिला के टोटल जिला परिषद के अंतर्गत आने वाले सभी गांवों का एरिया होता है, जिसमें से 40,000 पीपल के ओर लगभग एक रिप्रेजेंटेटिव बैठता है। अब इसकी रचनाएं, इसके गढ़ की रचनाएं संबंधित जिला के जिला कलेक्टर कार्यालय द्वारा की जाती है। निर्देश राज्य निर्वाचन आयोग के ही होते हैं, उनका उस समय कामकाज चलाया जाता है। और एक जिला में कितने जिला परिषद सदस्य हो वो लोक संख्या के आधार पे होते हैं, लोक संख्या के आधार पे होते हैं। जिला परिषद चुनाव लड़ने वाले की पात्रता, जिसकी उम्र की 21 साल पूरी हो चुकी हो, फिजिकली पूरी मात्रा में फिट हो, किसी प्रकार के कोई गुनाहगारी की स्थितियां ना हो एवं पार्टी द्वारा रिप्रेजेंटेटिव बनाने की स्थितियां हो, ऐसे प्रकार में जिला परिषद सदस्य के निर्वाचन की प्रक्रिया राज्य चुनाव आयोग द्वारा ही समाप्त की जाती है। जो उनके मतदाता, उनके एरिया के अंतर्गत आने वाले पूरे मतदाता प्रत्यक्ष तौर पर वयस्कर के द्वारा मतदान प्रक्रिया की जाती है। अब देखते हैं हम चुनाव होने के बाद जितने भी रिप्रेजेंटेटिव जिला परिषद में पहुंच चुके हैं विजयी उम्मीदवार करके, उनमें से जिला परिषद अध्यक्ष, जिला परिषद उपाध्यक्ष एवं विविध प्रकार की समितियां जो जिला परिषद डिसाइड करेगी राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा दी गए निर्देशित के मुताबिक। जितने भी सदस्य वहां पे निर्वाचित होकर आए जिला परिषद लेवल पे, उन्हीं में से ही वही प्रक्रिया होती है। जिस पार्टी को ज्यादा बहुमत हो उस पार्टी का उम्मीदवार जिला परिषद अध्यक्ष के लिए खड़ा किया जाता है। जब पूरी मात्रा में किसी पार्टी को पूरा बहुमत ना हो जिससे नियुक्ति करना आसान हो, ऐसे समय कोएलिशन की स्थिति भी ली जाती है
अनेक पार्टियों के मिला के उम्मीदवार खड़ा किया जाता है और उन सदस्यों में से ही चुनाव के द्वारा जिला परिषद अध्यक्ष की नियुक्ति होती है, निर्वाचन किया जाता है। उसी प्रकार दूसरे मीटिंग में जिला परिषद के उपाध्यक्ष लिए भी उपाध्यक्ष पद के लिए चुनावी प्रक्रिया का काम शुरू होता है, जो उन्हीं में से आकर वो जितने भी सदस्य हैं वो सदस्य उन्हें वोटिंग करते हैं और उपाध्यक्ष पद की कुर्सियां या सत्ता आए हुए चुनावी उम्मीदवार विजयी उम्मीदवार को प्राप्त होती है। अब इसमें से ये देखते हैं हम लगभग तीसरा स्तंभ महत्वपूर्ण होता है। जिला परिषद का कामकाज संभालने के जिला परिषद अध्यक्ष भी है, उपाध्यक्ष भी है और तीसरा एन ऑफिशियल वर्कर करके सीईओ चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर मुख्य कार्यकारी अधिकारी। अब मुख्य कार्यकारी अधिकारी की नियुक्ति जिला परिषद के लिए कौन करता है, इसके बारे में भी पूछा जाएगा आपको। सीईओ पद के लिए परीक्षाएं लेती है यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, जिसे यूपीएससी कहलाया जाता है, और नियुक्ति करने के अधिकार स्टेट गवर्नमेंट को है। यूपीएससी द्वारा चुने हुए उम्मीदवार को नियुक्ति के लिए कामकाज दिलाने के लिए स्टेट गवर्नमेंट ऑफर करता है, जो एक जिले का पूरी तरह से संभाल करने का काबिल होता है। तो देखिएगा जिला परिषद की सीईओ की स्थितियां, जिसे केंद्र शासन की ओर से लिया जाता है यूपीएससी के द्वारा, एवं स्टेट गवर्नमेंट के निधि में से उनका वेतन चलता है। जिला परिषद का वेतन, जिला परिषद के अध्यक्ष जी का वेतन जिला निधि में से होता है, उपाध्यक्ष का वेतन जिला निधि में से होता है, मानधन जिसे कहलाया जाता है। उसके बाद जिला परिषद के अंतर्गत लगभग 10 से 12 सब्जेक्ट की कमिटियां बनाई जाती है, जैसा कि जो पब्लिक सेवा के लिए जरूरी है, पब्लिक कल्याण के लिए जरूरी है, पानी पुरवठा, वित्तीय सहायता, साफ सफाई, एजुकेशन, स्थायी समिति, कर टैक्स समिति, बहुत सारे 10-12 सब्जेक्ट पे समितियां बनाई जाती है, जिसके चेयरपर्सन होते हैं और कुछ सदस्यगण भी होते हैं। जितने भी रिप्रेजेंटेटिव जिला परिषद में चुन कर आते हैं उन सभी को कहीं ना कहीं कमेटी में जरूर मिल जाती है। इस प्रकार से पंचायत राज व्यवस्था को चलाने के लिए जमीनी स्तर से लेकर जिला लेवल तक ये 3 प्रकार की संस्थाएं काम करती हैं, जिसके बारे में पदाधिकारी, गवर्नमेंट के ऑफिसर्स एवं पब्लिक के सिलेक्टेड किए हुए लोग, चुने हुए लोग। इसके बाद देखते हैं हम पंचायतों का लेखा जोखा। पंचायत का लेखा जोखा में पंचायत समिति, इसका लेखा जोखा सीईओ, जिला परिषद के सीईओ के द्वारा नाम निर्देशित जो ऑफिसर आएगा वो करेगा। ग्राम पंचायत का लेखा जोखा जिला परिषद की कमेटी करेगी, एवं स्थानिक निधि लेखा करेगा। यह जिला परिषद की लेखा जोखा करने की समिति जिला परिषद स्वयं होती है, सिवाय उनके कोई नहीं होता। अब रहा सबसे बड़ा मुद्दा आरक्षण का। ग्राम पंचायत रहे, पंचायत समिति रहे, जिला परिषद रहे, अपने अपने स्टेट के मुताबिक राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा दी गई निर्देशिका के मुताबिक अब लगभग ऐसा माना जाता है कि हर निर्वाचन क्षेत्र में 50% जगह
महिलाओं के लिए आरक्षित की गई है। 27% संख्याएं ओबीसी के लिए आरक्षित की गई है। SC, ST, NT, DT जिस प्रवर्ग की संबंधित एरिया के लोक संख्या के मुताबिक होगी, जहां पे रिप्रेजेंटेटिव बैठ सकता है, उसके मुताबिक राज्य चुनाव आयोग करवा देता है। चलो ये देख लिया। इसके बाद में देखते हैं हम इसके बाद में हम देखते हैं पंचायती राज 73वां संविधान संशोधन के मुताबिक क्या नई स्थितियां देश के सभी पंचायत राज व्यवस्था के लिए, ग्रामीण पंचायत राज व्यवस्था के लिए आई है, जो करना अनिवार्य है, उसके बारे में जरा देखते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं हम पंचायती राज व्यवस्था में संविधान संशोधन 73 से 1992 अनिवार्य प्रावधान निचले प्रकार के हैं। आपको पूरी मात्रा में याद है कि संविधान की 7वीं अनुसूची में पंचायत राज व्यवस्था ग्रामीण का अधिकार हर घटक राज्यों को दिया है, जिनकी सिद्धांतों, नीति निर्देशक तत्वों, आर्थिक स्थितियां, उपस्थितियां इसके मुताबिक घटक राज्य संभालते हैं। एवं 73वां 1992 का पंचायती राज व्यवस्था का संविधान संशोधन अधिनियम, इसने कुछ बातें सभी भारतवर्ष के अंतर्गत आने वाले राज्यों के लिए रखी है, जिसके बारे में देखते हैं। एक गांव या गांवों का समूह का गठन ग्राम सभा। गांव या गांवों का समूह, इसमें से एक उचित मात्रा में दी हुई पब्लिक क्वांटिटी के अनुसार फिगर से ग्राम सभा बनाना अनिवार्य होगा। ये अनिवार्यता है पंचायत राज व्यवस्था ग्रामीण की 73वें संशोधन के मुताबिक। गांव स्तर पर ग्राम पंचायत बनाना जरूरी होगा। सभी घटक राज्यों को निर्देशित किए गए हैं। ग्राम स्तर पर ग्राम पंचायत, माध्यमिक स्तर पर पंचायत समिति या पंचायतन, पंचायत समिति या पंचायतन, जिसका दूसरा स्तर कहलाया जाता है, और तीसरा स्तर होता है जिला स्तर पर जिला परिषद। पंचायत राज व्यवस्था 1992 73वां संविधान संशोधन अधिनियम पंचायत राज व्यवस्था के मुताबिक हर स्टेट को 30 स्तरीय संस्थाएं बनवाना अनिवार्य हो चुका है। जमीन लेवल का स्तर ग्राम सभा, उसके साथ में ग्राम पंचायत, दूसरा स्तर अनेक ग्राम पंचायत मिला के एक गढ़ बनेगा, और अनेक गढ़ मिला के तालुका बनेगा, और तालुका लेवल पे होगा पंचायत समिति, जिसे दूसरा स्तर कहलाया जाता है, जो केवल ग्रामीण क्षेत्र के से संबंधित ही होता है, जिसमें केवल पब्लिक का कल्याण, गांव का कल्याण, सभी सुव्यवस्थाएं जो सार्वजनिक तौर पर दी जाती है। और तीसरा बनाया गया है जिला परिषद। जिला परिषद तीसरी स्तर है, जो डायरेक्टली ग्राम पंचायत, जमीनी लेवल एवं स्टेट गवर्नमेंट या सेंट्रल गवर्नमेंट, ये सभी की ओर से आने वाले वे स्रोत, जिसका नियोजन, जिसका पर्यवेक्षण जिला परिषद नाम की संस्था करेगी, जो एक जिला के लिए होगी। जिला के अंतर्गत आने वाले वे सभी ग्राम पंचायतें, वे सभी पंचायत समितियां, इन सभी वास्तविकताओं पर रहने वाले मतदाताओं के जरिए से चुनकर आए हुए रिप्रेजेंटेटिव, जिनकी बड़ी जिला परिषद यहाँ से
टोटल कामकाज शुरू रहेगा। और जिला परिषद के लिए सीईओ जी का बहुत बड़ा योगदान होता है। इसके बाद ये तीनों स्तर यह अधिनियम ने निर्धारित किए है, अनिवार्य किए है सभी घटक राज्यों के लिए। इसके बाद देखते हैं हम माध्यमिक और जिला स्तर के प्रमुखों के लिए अप्रत्यक्ष चुनाव। माध्यमिक और जिला स्तर के प्रमुखों के लिए अप्रत्यक्ष चुनाव। इसका मतलब क्या हुआ? माध्यमिक स्तर होता है पंचायत समिति का, पंचायतन का, ग्राम पंचायत के ऊपर दूसरा स्तर। इसके प्रमुखों के चुनाव किस तरह से किया जाना चाहिए? अप्रत्यक्ष चुनाव हो गए। अप्रत्यक्ष चुनाव का मतलब क्या होता है? पंचायत समिति के अंतर्गत आने वाले सभी गट में से जितने भी रिप्रेजेंटेटिव सदस्यगण चुनवा कर आए हैं पब्लिक के द्वारा, पब्लिक की ओर से, और वो रिप्रेजेंटेटिव में से ही माध्यमिक स्तर के प्रमुखों का मतलब पंचायत समिति के सभापति का चुनाव करेंगे। ये अनिवार्य कर डाला है 73वें संशोधन अधिनियम ने। इनडायरेक्टली जितने प्रकार के पंचायत समिति के सभापति पद होंगे, वो सभापति पद पंचायत समिति में गटों में से चुनकर आए हुए प्रतिनिधि के द्वारा सभापति का चुनाव होगा। इसके बाद देखते हैं अपन जिला स्तर के प्रमुखों के लिए। जिला स्तर के प्रमुखों का पद कौन सा होगा? जिला परिषद अध्यक्ष एवं जिला परिषद उपाध्यक्ष, ये प्रमुख पद होते हैं। तो जिला परिषद अध्यक्ष का पद उन्हीं के द्वारा भरा जाता है जो सभी गटों से, सभी ग्राम पंचायतों से आए हुए सदस्य ग्राम पंचायत एरिया से खड़े थे, जो जिला परिषद के लिए खड़े हैं उम्मीदवार। पंचायत समिति के अंतर्गत भी वोटर जो है वो जिला परिषद सदस्य को वोट करेंगे। ग्राम पंचायत के अंतर्गत जितने भी वोटर्स हैं वो भी जिला परिषद उम्मीदवार के लिए वोट होंगे। जिला परिषद के अंतर्गत आने वाले जितने भी रिप्रेजेंटेटिव चुनवा कर आए हैं लोगों के द्वारा, उन्हीं में से किसी एक सदस्य को जिला परिषद के अध्यक्ष पद का चुनाव लड़ना होगा। और आपको याद है, जिस पार्टी का बहुमत हो उसका जिला परिषद अध्यक्ष बनेगा, अगर नहीं है तो कोलिशन की बात होती है। तो इस प्रकार से जिला परिषद के प्रमुखों का, मुखिया का चुनाव भी आए हुए सदस्यों में से किया जाता है। उसी प्रकार जिला परिषद के उपाध्यक्ष का भी चुनाव होता है। और ये स्थितियां संविधान संशोधन अधिनियम 73 के मुताबिक पंचायत राज व्यवस्था के लिए की गई है अनिवार्यता। इसके बाद देखते हैं हम न्यूनतम आयु 21 साल की हो। ये पहले भी देखा है हमने। पंचायत राज व्यवस्था ग्रामीण, इसके लिए चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवारों की आयु 21 साल पूरी हो चुकी हो, ऐसा निर्देश दिया गया है। इसके बाद देखते हैं हम सभी स्तरों पर अनुसूचित जाति, जनजाति एवं महिलाएं प्रमुख या सदस्यों के लिए सीटों का आरक्षण देना जरूरी होगा। अब यहां देखिए, भारत देश के अंतर्गत जितने भी 28 घटक राज्य हैं या अभी 29 हो चुके होंगे, वो सभी घटक राज्यों को महिलाओं के लिए दिशा निर्देश के मुताबिक
50% आरक्षण देना होगा, जो चुनाव लड़ना की प्रक्रिया में समाहित है। जो महिला है पंचायत स्थितियों में, पंचायत राज व्यवस्था में जिला परिषद हो, पंचायत समिति हो या ग्राम पंचायत हो, इनमें चुनाव लड़ना चाहती है तथा उनमें से जैसा कि अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति या महिला, अनुसूचित जनजाति या अनुसूचित जाति जमाती, इसमें से संबंधित एरिया के चुनाव एरिया के अंतर्गत अनुसूचित जाति का ज्यादा प्राबल्य हो, वोटरों का मतदाताओं का, या अनुसूचित जनजाति का वोटरों का ज्यादा प्राबल्य हो, ज्यादा संख्या में हो, और वहां पे भी महिलाओं को 50% जगह देनी होगी। जनरल में भी 50% जगह होती है, उसके मुताबिक आरक्षित कोटा की जो जगह होती है उसमें भी महिलाओं के लिए 50% रखा गया है। ये हो गया सदस्य के लिए। और जिला परिषद प्रमुख का चुनाव है, जिला परिषद अध्यक्ष जी का चुनाव है, उसमें से भी अगर महिलाओं की संख्या, महिला सदस्यों एरिया की संख्या ज्यादा होती है तो वहां पे महिला सदस्य 50% जगह लेकर रहेगा। यानी अध्यक्ष अगर 50% से ज्यादा महिलाएं है चुनाव कराई हुई है तो वहां पे जिला परिषद अध्यक्ष भी महिला बनेगी। या आरक्षण कोटा जब निकलता है एक जिला के लिए, इस जिला परिषद के लिए किस कोटे में से जिला परिषद अध्यक्ष बनेगा, ग्राम विकास मंत्रालय की ओर से दिया गया निर्देश के मुताबिक कलेक्टर, संबंधित जिला के जिला कलेक्टर द्वारा निकाली गई चिट्ठियों में अगर महिला का नाम आता है तो महिला अध्यक्ष बनेगी, पुरुष का नाम आता है तो पुरुष अध्यक्ष बनेगा। पंचायत समिति में भी निर्वाचित कोटे के मुताबिक महिलाओं को 50% आरक्षण दिलाया गया है। अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए भी आरक्षण दिलाया गया है। उसके मुताबिक ग्राम पंचायत में भी ये संविधान संशोधन अधिनियम 73 ने अनिवार्य कर दिया है। इसके बाद देखते हैं हम, सभी संस्थाओं का कार्यकाल खंड 5 साल का होना चाहिए। यद्यपि किसी कारणवश राज्य सरकार द्वारा पंचायत भंग कर दिया है तो चुनाव 6 माह के भीतर करवाना चाहिए। लास्ट पॉइंट है, ऐसा मानकर चलिए जिला परिषद के चुनाव हो चुके हैं। जिला परिषद के चुनाव होने के बाद किसी कारणवश राज्य सरकार संबंधित जिला परिषद को भंग करना चाहती है, उसके कुछ स्टेप्स है। उस स्टेप्स के मुताबिक अगर दोषी पाए गए हैं तो राज्य सरकार संबंधित जिला की जिला परिषद भंग कर सकती है। यदि मान लीजिए जिला परिषद सदस्य को या जिला परिषद अध्यक्ष जी को पदच्युत करना है, पदों में से हटाना है, पद में से निकालना है, उसके ऊपर अविश्वास प्रस्ताव लाना है या लाया गया है, यद्यपि वो प्रस्ताव पारित हो चुका है तो जिला परिषद के अध्यक्ष अपना इस्तीफा संबंधित एरिया के आयुक्तों को दे देंगे और वो जिला परिषद भंग हो जाएगी। डिविजनल कमिश्नर महसूल की तरफ उसका इस्तीफा जाएगा जिला परिषद अध्यक्ष जी का और वो भंग हो जाएगी। यदि वे चाहते हैं
कि इस्तीफा ना देवे तो उनके लिए प्रस्ताव पारित होने के बाद 30 दिन के भीतर महसूल डिविजनल कमिश्नर की ओर अपना स्थितियां रखने की संधि दिलाई जाएगी। वहां भी सक्सेस नहीं हुए तो राज्य शासन की ओर अपनी स्थितियां रख सकते हैं। वहां भी सक्सेस नहीं हुए तो अंत में जिला परिषद अध्यक्ष जी को, संबंधित आयुक्त जी को, डिविजनल कमिश्नर महसूल जी को अपना इस्तीफा देना होगा। अब इस समय जिला परिषद पूरी तरह से भंग हो जाएगी। भंग होने के बाद जिला परिषद को बनाने के लिए 6 माह का अवधि दिलाया जाता है। 6 माह के भीतर और नए सिरे से चुनाव होंगे जिला परिषद के, और नई बॉडी बैठेगी और जिला परिषद तैयार हो जाएगी। लेकिन पहले जब जिला परिषद बंद हुई, 2 साल कार्यकाल खंड चलाया था, बचे हुए 3 साल, तो सेकंड टर्म में जो बनी हुई जिला परिषद संगठनाएं हैं वो केवल 3 साल तक चलेगी। ऐसी स्थितियां होगी, वो अनिवार्य कर दिया गया है, जिसकी चुनाव भंग करने के बाद राज्य सरकार को निर्वाचन आयोग के द्वारा 6 माह में नए सिरे से लेने होंगे और जिला परिषद संरचनाएं बनानी होगी। उसी प्रकार पंचायत समिति भी सभापति द्वारा दिया हुआ इस्तीफा जिला परिषद के अध्यक्ष स्वीकार कर लेते हैं और पंचायत समिति भंग हो जाती है। पंचायत समिति भंग होने के बाद राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा डबल मात्रा में 6 माह के भीतर उसका चुनाव करके पंचायत समिति की रचना बनाई जाएगी और जितना कार्यकाल खंड बचा हुआ है 5 साल तक, वहां तक वो चलेगी। उसी प्रकार ग्राम पंचायत का भी होता है। अब इसके बाद देखते हैं पंचायतों के वित्तीय स्थितियां देखने का अधिकार राज्य वित्त आयोग को दिया है। पंचायत राज व्यवस्था ग्रामीण, इनकी आर्थिक स्थितियां, आर्थिक विश्लेषण सब देख रेख अंडर कंट्रोलिंग ऑफ स्टेट फाइनेंस कमीशन, राज्य वित्त आयोग, इनको दिया गया है, जिनकी नियुक्ति संबंधित घटक राज्य के राज्यपाल जी यानी गवर्नर जी 5 साल के लिए करते हैं। 5 साल के बाद राज्य वित्त आयोग डिसॉल्व हो जाता है और नए सिरे से और किया जाता है। हर घटक राज्य के स्टेट गवर्नर राज्य वित्त आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति करते हैं और जिन्हें पंचायती राज व्यवस्था के अंतर्गत आने वाली सभी गांवे यानी जितने भी ग्राम पंचायतें होगी, जितने भी पंचायत समिति होगी, जितना भी जिला परिषद होगी, इन सभी की आर्थिक स्थितियों का विश्लेषण करने का अधिकार दिलाया गया है। यह आर्थिक स्थितियों को मजबूत दिलाने के लिए किस प्रकार से कार्य किए जाए वो राज्यपाल जी को लिखित करके भेज सकते हैं। जो राज्यपाल जी इनकी रिपोर्ट संबंधित घटक राज्य के विधानमंडल पे रखते हैं, उसके मुताबिक ग्राम पंचायत, पंचायत समिति और जिला परिषद की आर्थिक स्थितियां सुधारने हेतु संबंधित स्टेट गवर्नमेंट के विधानमंडल के द्वारा की जाती है। इस प्रकार से कार्य चलता है पंचायत राज का। एवं पंचायत राज, जिला परिषद, पंचायत समिति तथा ग्राम पंचायत नियुक्तिकरण, निर्वाचनकरण, चुनाव लेना, चुनाव की स्थितियों पे ख्याल करना, चुनाव के संदर्भ में नई नई स्थितियां, नए नए नियम बनाना, चुनाव का रिजल्ट देना, जो चुनकर आए हुए रिप्रेजेंटेटिव है उनको उनके प्रमाण पत्र देना,
उनकी जो भी स्थितियां होती है, चुनाव लड़ने से लेकर चुनाव समाप्त होने के बाद और अपने अपने पद को प्राप्त करने के बाद, तथा ग्राम पंचायत हो, पंचायत समिति हो या जिला परिषद हो, चुनावी बजावट, चुनावी लेखा जोखा, उम्मीदवार की ओर से किया गया खर्चा, इस सभी स्थिति का विवरण रखने का कार्य राज्य निर्वाचन आयोग करता है। तो देखिए स्टूडेंट, आज हमने देखा कि भारतीय पंचायती राज भाग 2, इसमें जितना भी हो सका आज के क्लास में एक क्लास में लिया। इस प्रकार के एक सुदूर सपना था हमारे महात्मा गांधी जी का, जो राष्ट्रीय नेता थे, जिनका ये सपना था कि भारत ग्रामीण में बसा है, ग्रामीण व्यवस्था चलाई जाती है और ग्रामीण व्यवस्थाएं, ग्रामीण स्थितियां, ग्रामीण ही भारत देश का आत्मा है, ऐसा हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी मानते थे, जिनका सपना था कि ग्रामीण भारत सही मात्रा में समृद्धशाली बने, ग्रामीण भारत के अंतर्गत आने वाले वे सभी जनसंख्याएं सही मात्रा में जीवन का आनंद लेकर भारत देश के उत्थान के लिए, विकास के लिए कार्य करें। ये सपना, ये स्थितियां प्रत्यक्ष तौर पर पंचायत राज व्यवस्था के द्वारा हमारे संविधान सभा ने 1948 से 49 तक बहुत सारी स्थितियों में इसके ऊपर चर्चाएं की और इसका एक परिपाक है आज जो हमें पंचायत राज व्यवस्था प्राप्त हुई हमारे देश को। तो मैं आशा करता हूं स्टूडेंट कि आने वाले स्पर्धात्मक परीक्षाओं में इस चैनल द्वारा दिए गए एक क्लास की उपलब्धियां आपको अच्छे मात्रा में मार्क्स उपलब्ध कराई देगी, ठीक है। और पंचायती राज भाग 3, इसमें हम देखेंगे जितने भी आयोग बने वो आयोग की कार्य प्रवृत्तियां, उन्होंने दिए हुए निर्देश एवं उनकी निर्देशित स्थितियों की समीक्षा के संदर्भ में पंचायती राज व्यवस्था भाग 3 क्लास में देखेंगे। तब तक के लिए नमस्ते। मैं दिलीप सुरोसे राष्ट्रीय शासन IAS एकेडमी के द्वारा आप तक के चैनल के जरिए से स्पर्धात्मक परीक्षाएं की व्यवस्थाएं के लिए ये चलाया जाता है। थैंक यू सो मच।